गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.11 ह्रास या मूल्य ह्रास। और हमारा आज का टॉपिक है ह्रास से आशय और ह्रास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो स्टार्ट करते हैं मूल्य ह्रास के अर्थ से। ह्रास एक लेखांकन विधि है जिसके द्वारा स्थायी मूर्त संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन काल में बांटा जाता है। व्यवसाय में दीर्घकालीन संपत्तियों का निरंतर प्रयोग व अन्य कारणों से उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप उस संपत्ति को पुनर्स्थापन किया जाता है। संपत्ति पर ह्रास के लिए प्रावधान आयोजित कर आवश्यक धनराशि एकत्रित की जाती है, जिससे संपत्ति को उसके उपयोगी जीवन काल की समाप्ति पर बदला जा सकता है। ह्रास एक गैर रोकड़ व्यय है जिसमें रोकड़ी प्रवाह नहीं होता, अतः ह्रास संपत्ति के मूल्य में होने वाली क्रमिक कमी है जो संपत्ति के लगातार प्रयोग, टूट फूट, गिरावट या समय के व्यतीत होने के कारण उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट, मूल्य ह्रास का जो अर्थ होता है वह होता है कि जब हम किसी भी स्थायी संपत्ति का लगातार प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में लगातार प्रयोग करने के कारण उसमें कुछ टूट फूट, उसमें घुसावट या समय व्यतीत होने के कारण उसके मूल्यों में कमी हो जाती है। तो उसके मूल्यों में जो कमी होती है वही हमारा मूल्य ह्रास या ह्रास कहलाता है। अब जो हमारे व्यवसाय की संपत्तियां होती हैं जिनका प्रयोग हम दीर्घकाल में करते हैं, लगातार करते हैं, और जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उनकी कार्यक्षमता में कमी हो जाती है। और जब कार्यक्षमता में कमी हो जाती है तो हमें ऐसी स्थिति में अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरी संपत्ति की आवश्यकता होती है, यानी संपत्ति की पुनर्स्थापना हमें करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम संपत्ति पर ह्रास के लिए प्रावधान, एक प्रोविज़न तैयार करते हैं, और प्रोविज़न करने से हम अपनी संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि एकत्रित कर सकते हैं। और जब ये राशि एकत्रित होती है और जब हमारी संपत्ति का जीवन काल समाप्त होता है, यानी संपत्ति एक निश्चित समय के बाद जब बिल्कुल समाप्त हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, या ये कहें कि वो कार्य करने लायक नहीं होती, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ह्रास के आयोजन से इतनी धनराशि एकत्रित होती है कि हम उसके स्थान पर नई मशीन प्रतिस्थापित कर सकें, लगा सकें। और जो ह्रास होता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, गैर रोकड़ व्यय होता है। और इसके अंदर जो संपत्ति के मूल्य होते हैं वो धीरे धीरे क्रमानुसार साल दर साल हर साल कम होते जाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो जो ह्रास है वह संपत्तियों के मूल्यों में उनके प्रयोग के कारण होने वाली धीरे धीरे होने वाली कमी होती है। तो स्टूडेंट, ये था मूल्य ह्रास का अर्थ, जो आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं मूल्य ह्रास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो पहले हम इसके टॉपिक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट की हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है संपत्ति की लागत, दूसरा है संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, तीसरा है अनुमानित अपशिष्ट मूल्य, चौथा है विनियोजित पूंजी पर ब्याज, पांचवा है संपत्ति का प्रयोग, छठवां है संपत्ति की प्रकृति, सातवां है मरम्मत एवं नवीनीकरण, आठवां है पूंजीगत व्यय, नवा है संपत्ति के अप्रचलित होने की दशा में, और 10वां है विभिन्न कानूनों के आधार पर। तो इसका जो पहला पॉइंट है संपत्ति की लागत। संपत्ति की कुल लागत निकालते समय संपत्ति की मूल लागत, उसको कारखाने तक लाने के व्यय, फैक्ट्री में स्थापित करने के लिए मजदूरी व सामग्री आदि व्ययों को भी शामिल करना चाहिए। इस प्रकार निकाली गई लागत पर ह्रास की राशि निश्चित करना उचित होगा। तो जब हम मूल्य ह्रास की गणना करते हैं तो संपत्ति की जो कुल लागत होती है, यानी संपत्ति की जो लागत है उसके अंदर संपत्ति पर होने वाले समस्त व्यय, चाहे वो उसको अपने कारखाने, अपने व्यवसाय तक लाने के व्यय हों, उसकी स्थापना के व्यय हों, या उस पर मजदूरी के व्यय हों, तो कोई भी व्यय जो संपत्ति से संबंधित है उस संपत्ति के मूल्य में जोड़कर हमें मूल्य ह्रास की राशि निकालना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमने ह्रास निकाला वह उचित नहीं होगा। दूसरा है संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। संपत्ति के जीवन काल से आशय संपत्ति के उपयोग करने की अनुमानित अवधि से होता है, अर्थात संपत्ति कितने साल तक प्रभावी रूप से कार्य में प्रयुक्त होगी
यह उसका अनुमानित जीवन काल कहलाता है। तो दूसरा इसका जो टॉपिक है वो संपत्ति का अनुमानित जीवन काल है। तो अनुमानित जीवन काल का अर्थ होता है कि हमारी जो संपत्ति है वह कितने समय तक चल सकती है, यानी एक अनुमान लगाया जाता है कि ये हमारी संपत्ति कितने साल चलेगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये कितने साल तक हमारे व्यापार के अंदर कार्य करेगी या चल सकेगी। तो ये जो अनुमानित हमने समय निश्चित किया वही संपत्ति का अनुमानित जीवन काल है, और ये भी हमारे व्यवसाय के अंदर जो मूल्य ह्रास है उसको प्रभावित करता है। अगला है अनुमानित अपशिष्ट मूल्य। संपत्ति नष्ट होने के बाद बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होने की आशा होती है यह संपत्ति का अनुमानित अपशिष्ट मूल्य कहलाता है। अतः ह्रास की रकम की गणना करते समय अपशिष्ट मूल्य का अनुमान लगाना भी आवश्यक है। तो जो अपशिष्ट मूल्य का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय बाद जब हमारी मशीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, या सरल शब्दों में ये कहे कि हमारी मशीन बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगी, किसी काम करने लायक नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को बेचने से हमें जो राशि प्राप्त होती है वो उसका अपशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। तो और मूल्य ह्रास के लिए इस स्क्रैप वैल्यू का पता होना, इस अपशिष्ट मूल्य का पता होना आवश्यक है। अगर हम इसका सही सही अनुमान लगा पाएंगे तो ऐसी स्थिति में हम अपने मूल्य ह्रास की गणना सही कर सकते हैं, अन्यथा हमारा मूल्य ह्रास जो निकाला जाएगा, मूल्य ह्रास की जो गणना की जाएगी वह सही नहीं होगी। अगला है इसी क्रम में विनियोजित पूंजी पर ब्याज। जो धनराशि मशीन, फर्नीचर, भवन आदि पर लगाई जाती है, अगर वह धनराशि अन्यंत्र उत्पादक कार्यों में लगाई जाती तो उससे आय की प्राप्ति होती। अतः ह्रास की राशि की गणना करते समय आय के रूप में प्राप्त होने वाले ब्याज, लाभांश आदि को संपत्ति की लागत में जोड़कर ह्रास निकालना चाहिए। तो जो विनियोजित पूंजी पर ब्याज है वो अभी हमारी संपत्ति पर मूल्य ह्रास को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं वो हम समझते हैं कि जो धनराशि हमने अपनी स्थायी संपत्ति जैसे मशीन, फर्नीचर, भवन पर लगाई, यदि इसको हम यहाँ ना लगाकर कहीं दूसरी जगह किसी उत्पादक कार्य में लगाते तो वहाँ से हमें क्या आय प्राप्त होती। तो जो हमें वहाँ से आय प्राप्त होती उस आय का अनुमानित मूल्य भी मूल्य ह्रास की गणना करते समय संपत्ति के मूल्य में जोड़ दिया जाना चाहिए, और उसके उपरांत हमें ह्रास की गणना करनी चाहिए। अगला है संपत्ति का उपयोग। मूल्य ह्रास की राशि निश्चित करते समय संपत्ति के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। संपत्ति का उपयोग लगातार एवं अधिक होने पर ह्रास की दर ऊंची होनी चाहिए, एवं उपयोग कम होने पर दर कम होनी चाहिए। तो जो संपत्ति का उपयोग है वह भी हमारे मूल्य ह्रास की दर को या मूल्य ह्रास की राशि को प्रभावित करता है। यदि हमारी संपत्ति का लगातार प्रयोग हो रहा है, निरंतर प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ह्रास की दर है वह अधिक होनी चाहिए, और इसके विपरीत यदि हमारी संपत्ति का प्रयोग कम होता है तो उस पर ह्रास की दर कम होनी चाहिए। जैसे अगर किसी कारखाने अगर एक शिफ्ट में चलता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ संपत्तियों पर जो ह्रास की दर है या ह्रास की राशि है वह कम होगी, जबकि डबल शिफ्ट में कारखाना चलने पर वहाँ ह्रास की दर ऊंची होगी। अगला है संपत्ति की प्रकृति। संपत्ति पर ह्रास की राशि निश्चित करते समय संपत्ति की प्रकृति पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि संपत्ति से प्राप्त उपयोगिता प्रतिवर्ष समान रहती है तो ह्रास की रकम भी प्रतिवर्ष समान होनी चाहिए। यदि दशा विपरीत है, अर्थात मशीन की उपयोगिता प्रतिवर्ष कम होती है, तो ह्रास की राशि कम होनी चाहिए। तो जो संपत्ति की प्रकृति है, नेचर है, नेचर ऑफ असेट्स हमारी जो होती है वो भी ह्रास की राशि को प्रभावित करती है। यदि जो हमारी संपत्ति है उससे हमें जो यूटिलिटी, जो उपयोगिता मिल रही है वो अगर हर साल समान है तो ह्रास की दर भी हम हर साल समान होनी चाहिए, यानी जो ह्रास की राशि है वो भी हर साल समान होनी चाहिए। इसके विपरीत यदि मशीन की उपयोगिता प्रतिवर्ष कम होती है, यानी मशीन प्रयोग करने से जो हमें उत्पादन है या जो हमारी मशीन की उपयोगिता है वो हमारे लिए कम है, तो ऐसी स्थिति में ह्रास की राशि भी कम होनी चाहिए। अगला है मरम्मत एवं नवीनीकरण। तो मरम्मत व नवीनीकरण के व्यय से संपत्ति का जीवन काल कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, जिससे मूल्य ह्रास की दरें कम हो जाती हैं। अतः ह्रास निकालते समय मरम्मत एवं नवीनीकरण संबंधी व्ययों का भी ध्यान रखना होगा। तो जो रिपेयर्स और रिन्यूअल, यानी जो मरम्मत है
मशीन की नवीनीकरण है वह भी हमारी मूल्यह्रास की दर को प्रभावित करते हैं या मूल्यह्रास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि किसी स्थायी संपत्ति की समय समय पर मरम्मत और नवीनीकरण अगर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का जीवन काल या उस मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, और जब मशीन की लाइफ बढ़ जाती है तो ह्रास की दर है या ह्रास की राशि हमारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसलिए ह्रास की गणना करते समय हमें मरम्मत और नवीनीकरण को भी अपने ध्यान में रखना होगा। अगला है पूंजीगत व्यय। समय समय पर संपत्ति के विस्तार एवं वृद्धि आदि पर कई प्रकार के पूंजीगत व्यय करने होते हैं। ह्रास की राशि निश्चित करते समय पूंजीगत व्यय सामान्यतः संपत्ति की लागत में जोड़ दिए जाते हैं। तो जब हम व्यापार करते हैं और जब हमारा व्यापार चलता है तो उस समय हमारी जो स्थायी संपत्तियां हैं उनमें समय समय पर हम कुछ उन संपत्तियों में कुछ अलग से एडिशंस करते रहते हैं, उनमें अलग से अपनी संपत्ति का विस्तार करते रहते हैं, जिसके लिए हमें पूंजीगत व्यय करने होते हैं। और ह्रास की राशि निश्चित करते समय हमें इन पूंजीगत व्ययों को अपने ध्यान में रखना होगा या इन पूंजी व्ययों को संपत्ति की लागत में जोड़ना होगा, तभी हम अपने सही मूल्यह्रास की राशि की गणना कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो मूल्यह्रास की राशि की गणना है या मूल्यह्रास की जो राशि है वह सही हमें नहीं मिल पाएगी। अगला है संपत्ति के अप्रचलित होने की दशा में दिन प्रतिदिन होने वाले नित्य नए आविष्कारों के कारण संपत्ति के शीघ्र ही अप्रचलित होने की संभावना रहती है। प्रतिस्पर्धा के युग में कम लागत पर उत्पादन करने वाली मशीनों का क्रय करना उत्पादक के लिए अनिवार्य सा हो गया है। नए आविष्कारों का अनुमान कर ह्रास की दर को बढ़ा देना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं और नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो हमारी पुरानी संपत्तियां हैं वो अप्रचलित हो जाती हैं, यानी वो चलन से बाहर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर मार्केट के अंदर टिके रहना है, बाज़ार के अंदर अगर हमें टिका बने रहना है तो हमें अन्य फर्मों के साथ कंपटीशन करनी होगी, अर्थात हमें भी नई नई मशीनों का प्रयोग करना होगा जिससे हम कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जो हमें इस बात का अनुमान लगाना होगा कि भविष्य में, निकट भविष्य में क्या क्या नए आविष्कार हो सकते हैं, क्या क्या नई मशीनें आ सकती हैं। तो जब हम इस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ह्रास की दर है हमें बढ़ा देनी चाहिए, यानी ह्रास की राशि हमें ज़्यादा करनी होगी। और जब हमें ये आशा हो, ये उम्मीद हो कि अभी लंबे समय तक कोई नए आविष्कार, कोई नई मशीन नहीं आने वाली है, तो ऐसी स्थिति में हम ह्रास की दर को कम कर सकते हैं। अगला है विभिन्न कानूनों के आधार पर संपत्ति के ह्रास की दर निर्धारित करते समय कंपनी अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो जो व्यापार संबंधी जो कानून बनाए गए, चाहे वो कंपनी अधिनियम कानून हो, कंपनी अधिनियम हो, चाहे वह आयकर अधिनियम हो या अन्य कोई अधिनियम हो, तो इनका भी हमें मूल्यह्रास की गणना करते समय ध्यान रखना होगा कि इनमें जो नियम, इन अधिनियमों में ह्रास संबंधी जो कानून है उनका पालन किया जाए। सो स्टूडेंट, ये थे मूल्यह्रास का अर्थ और उसको प्रभावित करने वाले तत्व जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।